आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे, उसके बाद इसके डिफिनेशन को समझेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल फॉर कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स कॉल्ड ऑपरेंड्स टू प्रोवाइड अनदर एलिमेंट। कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन एक रूल होता है, एक नियम होता है जिसमें दो एलिमेंट को एक साथ कंबाइन किया जाता है। वो कंबाइन किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑपरेंड, ताकि हमें एक दूसरा एलिमेंट मिल सके। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे 2 + 3 = 5, तो यहाँ पे दो एलिमेंट को एक साथ क्या किया है, कंबाइन किया है। इसी को बोलते हैं ऑपरेंड। इसको कंबाइन करने पे हमें एक नया एलिमेंट मिला है 5। तो डेफिनेशन यही लिखा था ना यहाँ पे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो एक रूल होता है जिसमें दो एलिमेंट को कंबाइन किया जाता है, जिसको ऑपरेंड बोलते हैं, ताकि हमें एक दूसरा एलिमेंट मिल सके। जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, जैसे 2 + 3 को एक साथ कंबाइन किया, तो इसी को बोलते हैं ऑपरेंड, ताकि हमें एक दूसरा एलिमेंट मिल सके। इसी को दूसरे तरीका से देखिए कैसे आप बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है, बाइनरी ऑपरेशंस आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन डेट आर परफॉर्म्ड ऑन 2 और मोर ऑपरेंड्स। कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एक प्रकार का अर्थमेटिक ऑपरेशन ही होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एक प्रकार का अर्थमेटिक ऑपरेशन ही होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया जाता है दो या दो से अधिक ऑपरेंड पे। जैसे समझिए, जैसे 2 + 3 - 5 = 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑपरेंड है, एक है 2 + 3 और एक है 3 - 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो ऑपरेंड है इस ऑपरेशन में, और यहाँ पे इसका रिजल्ट आया है 0। यहाँ पे इसको ही बोला जाएगा ऑपरेंड और इसको ही बोला जाएगा ऑपरेंड। या फिर दो से अधिक ऑपरेंड भी रह सकता है, जैसे 2 × 3 + 2 - 1, इस तरीके से भी रह सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 6 + 2 8 - 1 7। तो यहाँ पे देखिए, एक ऑपरेंड ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया, यानी यहाँ पे टोटल 3 ऑपरेंड हो गया। यहाँ पे आपको आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पे वही बोला था कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन ही होता है जिसमें एडिशन को परफॉर्म किया जाता है, सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन को दो या दो से अधिक ऑपरेंड पे, जो कि यहाँ पे आप देख लिए। तो ये था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम लोग समझेंगे बाइनरी ऑपरेशन के डिफिनीशन को, कि किसी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाइनरी ऑपरेशन को किसी सेट के ऊपर कैसे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। कह रहा है कि किसी सेट ए के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एक फंक्शन होता है, और उसको आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे समझिए कि कोई फंक्शन जैसे एफ रहता है और सेट ए से बी की ओर डिफाइन रहता है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन ए टू बी, इसी तरीके से लिखते हैं ना। जैसे कोई फंक्शन जी है और जो कि सेट बी से सी की ओर डिफाइन है, तो इसको आप इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोला कि अगर कोई सेट आपके पास ए है, कोई सेट आपके पास ए है और इसके ऊपर अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करिएगा, तो बाइनरी ऑपरेशन भी फंक्शन का काम करता है, यानी यहाँ पे फंक्शन की जगह आएगा बाइनरी ऑपरेशन। और ये जो डिफाइन होता है, अगर सेट ए के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा A × A टू A। जैसे अभी आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए सेट बी के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन की जगह यहाँ पे स्टार लिखना होगा, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किए हैं।
जैसे फंक्शन को एफ से डिनोट किया जाता है या फिर जी से डिनोट किया जाता है या फिर कहीं कहीं आप एच भी देखिएगा, एच से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे फंक्शन की जगह एफ जी एच लिखा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे फंक्शन के रूप में बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किए हैं, तो यहाँ पे फंक्शन की जगह क्या आएगा, स्टार आएगा। और जहाँ तक की बात है इस तरफ, तो जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है किसी सेट के लिए, तो उसी सेट के ए क्रॉस ए से उसी सेट तक। जैसे अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को सेट बी पर डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको लिखना होगा बी क्रॉस बी टू सेट बी। उसी प्रकार मान लीजिए सेट सी के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको लिखना होगा यहाँ पे स्टार सी क्रॉस सी टू सेट सी। तो इसी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया जाता है। आपको आ रहा बात समझ में। और यहाँ पे बोला है बी डिनोट स्टार ए कॉमा बी बाई ए स्टार बी। इसको भी समझ लीजिए, जैसे स्टार ए कॉमा बी को हम लोग लिखते हैं ए स्टार बी, ठीक है। और ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करता है। और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे आपको सिखाए थे कि जो बाइनरी ऑपरेशन में या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या डिवीजन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है यानी प्लस है और ए कॉमा बी रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी। उसी प्रकार अगर मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन माइनस है ए कॉमा बी तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस बी। और आपको बात समझ में। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा ए कॉमा बी तो इसका मतलब हो जाएगा ए मल्टीप्लिकेशन बी। और मान लीजिए अगर डिवीजन है ए कॉमा बी तो ये हो जाएगा ए डिवीजन बी। तो इस तरीके से ये बाइनरी ऑपरेशन काम करता है। अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1,2, ठीक। तो सेट ए के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो यहाँ पे लिखना होगा बाइनरी ऑपरेशन डेट मीन्स स्टार ए क्रॉस ए टू सेट ए। इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा सेट ए के लिए। किसी भी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना है तो उसी सेट के ए क्रॉस ए से उसी सेट तक, ठीक है। अगर बी रहता तो बी क्रॉस बी टू सेट बी, अगर सी रहता तो सी क्रॉस सी टू सेट सी। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमको ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2 क्रॉस 1,2। तो यहाँ पे आएगा, पहले 1 को दोनों के साथ पेयर बना के लिखना है तो 1 1 1 2। फिर 2 को दोनों के साथ पेयर बना के लिखना है तो 2 1 2 2। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब हमको चेक करना है कि क्या ये जो स्टार है ये बाइनरी है कि नहीं है इस सेट के लिए। तो समझिएगा यहाँ पे कैसे करते हैं। जैसे ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका मतलब यहाँ पे या तो आप एडिशन मान लीजिए या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, कुछ भी मानना होगा आपको, तभी तो बाइनरी ऑपरेशन आगे काम करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। डेट मीन्स स्टार इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें या तो एडिशन किया जाता है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का मतलब कुछ तो आपको मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम मान लें कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, एडिशन है, यानी स्टार इक्वल टू प्लस, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ए क्रॉस ए का जो यहाँ पे आप सेट देख रहे हैं तो इससे कोई भी एक ऑर्डर पेयर को आप ले लीजिए। तो जैसे हम ले लेते हैं एक एक ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखिए लेट 1,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ये जो 1,1 ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस ए में ही बिलोंग कर रहा है ना, तो वहीं चीज लिखे हैं 1,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, तो हियर, और यहाँ बाइनरी का मतलब क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, नहीं तो इसको ऐसे लिखिए स्टार
ए कॉमा बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, यही ना होगा। जैसे ऊपर में अभी आपको हम सिखा रहे थे ना कि स्टार ए कॉमा बी का मतलब होता है ए स्टार बी, और यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, प्लस है। तो स्टार ए कॉमा बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी, स्टार की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे स्टार ए कॉमा बी का मतलब आपको बताएं ए स्टार बी, और यहाँ पे स्टार का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं। अब ये होता है ए और ये होता है बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1+1 यानी 2। तो यहाँ पे 2 आया आउटपुट के रूप में। आपको देखना है कि ये जो 2 है वो सेट ए में है कि नहीं है। तो 2 सेट ए में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए बाइनरी का जो इनपुट होगा वो ए क्रॉस ए होगा, और इसका जो आउटपुट होगा यानी मतलब सोल्व करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। इनपुट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन रहता है ए क्रॉस बी, ठीक है, और फंक्शन में जो यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाता है एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन के बगल में जो वैल्यू पुट होता है उसी को तो इनपुट बोलते हैं इस फंक्शन का, जिसको आप डोमेन भी बोल सकते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो फंक्शन मेरे पास एफ था और इसमें हम वैल्यू एक्स पुट किए, तो ये जो एक्स है वो इनपुट का काम करेगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा मतलब सोल्व करने पे जो आएगा उसी को बोलते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे जैसे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन था ए क्रॉस ए टू ए, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का इनपुट यही ना होगा। अरे ये है हमारा बाइनरी ऑपरेशन यानी फंक्शन, और यहाँ पे इनपुट है ए क्रॉस ए, यानी बाइनरी ऑपरेशन का इनपुट होगा ए क्रॉस ए, इसका जो आउटपुट आएगा वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे 1,1 जो लिए थे वो बाइनरी ऑपरेशन क्या था, इनपुट था, और यहाँ पे इसको सोल्व करने पे 2 आया जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या सभी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक आध और ऑर्डर पेयर लेके देखिए, जैसे 2,1 लेते हैं, ले 2,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर स्टार ए कॉमा बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे है 2,1, तो ये हो जाएगा 2+1, डेट मीन्स 3, और 3 देखिए सेट ए में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो सेट ए में सिर्फ 1 और 2 है, 3 सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ जो आउटपुट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है और कुछ आउटपुट सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर सम एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड सम एलिमेंट्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम कह देंगे हेंस स्टार इज नॉट बाइनरी। क्यों बाइनरी नहीं हुआ, क्योंकि सारा जो ऑर्डर पेयर था वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। जैसे 1,1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, लेकिन 2,1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पे वही लिखें कि कुछ एलिमेंट का मतलब ये आउटपुट का बात हो रहा है, तो कुछ आउटपुट सेट ए में बिलोंग कर रहा है जबकि कुछ आउटपुट बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे स्टार बाइनरी नहीं होगा। यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में आप याद रखिएगा, इनपुट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग्स ए क्रॉस ए, यानी बाइनरी ऑपरेशन का जो इनपुट होगा वो ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगा, और इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग टू सेट ए, यानी इसका जो आउटपुट होगा वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे स्टार के बाद जो वैल्यू पुट हो रहा है ए कॉमा बी की जगह वो ए क्रॉस ए का ही वैल्यू पुट हो रहा है ना। जैसे 1,1 वैल्यू पुट हुआ है, तो 1,1 किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए बिलोंग कर रहा है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन का जो इनपुट होगा वो ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगा, और इसका जो आउटपुट आएगा यानी सोल्व करके जो नंबर आएगा वो फिर सेट ए में बिलोंग करना चाहिए।
तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन का जो इनपुट होता है वो ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है और इसका जो आउटपुट होता है वो सेट ए में बिलोंग करता है। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसका एलिमेंट है -1, 0 और 1। तो यहाँ पे अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करिएगा तो आपको लिखना होगा स्टार ए क्रॉस ए टू सेट ए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए क्रॉस ए निकालिए, डेट मीन्स इनपुट बाइनरी का। ए क्रॉस ए निकालने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले -1 को तीनों के साथ पेयर बना के लिखिए, तो -1, -1, फिर -1, -0, फिर -1, -1, फिर 0 को तीनों के साथ पेयर बनाइए तो हो जाएगा 0, -1, 0, 0 और 0, 1। फिर 1 को तीनों के साथ पेयर बनाइए तो 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1, इस तरीके से। और आपको बात समझ में, ये था ए क्रॉस ए। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम मान लिए हैं कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन है। डेट मीन्स स्टार इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का मतलब कुछ तो आपको मानना पड़ेगा, या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर और भी कोई दूसरा टर्म मान सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार का मतलब होता है या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर इसको एलसीएम भी माना जाता है, एचसीएफ भी माना जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ आपको आगे क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लिए हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको देखना है कि क्या ये जो स्टार है वो बाइनरी है या फिर नहीं है, तो समझिएगा। तो जैसे यहाँ पे कोई एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं -1, 1। लेट -1, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब यहाँ पे स्टार ए, बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लिकेशन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे ए का वैल्यू है -1 और बी का वैल्यू है 1। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा -1, ये जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए में। यहाँ पे देखिए ना, -1 सेट ए में है ना, तो बाइनरी का जो इनपुट पुट हुआ है वो ए क्रॉस ए से पुट हुआ है, और इसका जो आउटपुट पुट हुआ है वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको देखना है कि ए क्रॉस ए का क्या सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सारा। अगर एक भी नहीं करेगा तो फिर वो बाइनरी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे देखिए यहीं पे समझिए ना, ए, बी का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आप किसी भी पेयर को उठा लीजिए, किसी भी पेयर को, और दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो 0 आएगा, जैसे यहाँ से 0 वाला को मल्टीप्लाई करिएगा तो सब 0 आएगा, या फिर जैसे यहाँ पे -1 गुना -1 करिएगा तो 1 आएगा, और या फिर -1 गुना 1 करिएगा तो -1 आएगा, यानी 3 ही नंबर आएगा। आप किसी भी ऑर्डर पेयर को उठा लीजिए और मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो -1 आएगा, यही 3 नंबर आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है, और ये तीनों नंबर सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर ए मल्टीप्लिकेशन बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो स्टार इज बाइनरी। अब आपको बाइनरी क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी कब होता है और कब नहीं होता है। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हम आपको दूर कर दें, जैसे मान लीजिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन आप मल्टीप्लिकेशन माने थे, अगर इसको आप एडिशन मानते यहाँ पे, अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे एडिशन मानते, डेट मीन्स स्टार इक्वल टू प्लस, तब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पे यही 3 नंबर आना चाहिए जो सेट ए में है।
तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ये वाला ऑर्डर पेयर उठाते हो 1,1, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि 2 इसमें है, नहीं ना है। तो अगर हम इसको एडिशन मानते तो फिर ये स्टार बाइनरी नहीं हो पाता। तो एक ही सेट के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कुछ बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे इसी सेट ए के लिए बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तब ये बाइनरी हो जाएगा, लेकिन अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन रहता तो फिर ये बाइनरी नहीं हो पाता। अब हम लोग सीखेंगे बाइनरी ऑपरेशन के प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिएगा सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हेन अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन एनी टू नंबर्स इन अ सेट द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ नंबर दैट इज ऑल्सो इन दैट सेट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं किसी सेट के 2 नंबर के ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आप किसी सेट के 2 नंबर के ऊपर जब आप कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तब जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर आएगा और वो नंबर उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। और अगर वो नंबर उस सेट में मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन भी बहुत आसान है लेकिन अभी आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे देखिए उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ क्लोज्ड ऑपरेशन। कह रहा है कि किसी इंटीजर के सेट के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन एडिशन को अप्लाई करते हैं तो वो एक क्लोज्ड ऑपरेशन को इंडिकेट करेगा। जैसे समझिए यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का सेट है, इंटीजर का। इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, इस तरीके से मेरे पास एक इंटीजर का सेट है। इसी के ऊपर हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो ये इस तरीके से डिफाइन होगा स्टार जेड क्रॉस जेड टू जेड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिख लीजिए एंड स्टार ए कॉमा बी का मतलब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है ना। तो स्टार ए कॉमा बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी। स्टार की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद तो देखिए जेड क्रॉस जेड आपको पहला निकालना रहता है। तो यहाँ पे जेड क्रॉस जेड निकालेगा तो बहुत सारा पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे जेड क्रॉस जेड आप निकालिएगा तो कुछ पेयर अपने मन से लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो भी पेयर बनता है वो किसी भी 2 नंबर को आप एक साथ रख सकते हैं। जैसे -3 1 ले लीजिए या फिर इधर से भी ले सकते हैं 2,0 ले लीजिए या फिर 2, -2 ले लीजिए। मतलब कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, पहले इधर से या फिर पहले इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे आपके पास एक सेट होता है ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है और इसका ए क्रॉस ए लिखते हैं तो आपके पास टोटल 9 ऑर्डर पेयर बनता है। टोटल 9 ऑर्डर पेयर बनेगा। तो और उसमें 9 ऑर्डर पेयर में आप नोटिस करिएगा तो 2 एलिमेंट आप किसी भी तरीक़ा से लिख सकते हैं, जैसे 1 2 1 3 या फिर 3 1 3 2 3 3 कुछ भी। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, कुछ यहाँ पे हम ले लिए हैं, इस तरीके से हम डॉट 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 कर देते हैं। जेड क्रॉस जेड में कोई दिक्कत नहीं होगा। जेड क्रॉस जेड में अब यहाँ पे जैसे 2-3 एलिमेंट रहता तो हम पूरा लिखते, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा एलिमेंट है तो आप कितना ऑर्डर पेयर लिखिएगा। तो आप किसी भी 2 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना के लिख लीजिए। वो एलिमेंट पहले -3 हो फिर 3 हो या फिर 2 -1 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए लेट कोई एक ऑर्डर पेयर को यहाँ से उठाइए, जैसे इसी को लेते हैं -3, 1 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर स्टार ए कॉमा बी बराबर था ए प्लस बी। यही था ना, स्टार ए कॉमा बी का मतलब ए प्लस बी था। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ए की जगह -3 और बी की जगह 1, तो यह आ जाएगा -2। अब देखना है कि ये जो -2 है क्या इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल बिलोंग करेगा क्योंकि -2 भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है।
तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे इसको ले लेते हैं 2,0 को, लेट 2,0 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, इसको भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर स्टार A, B इक्वल टू A+B, ए की जगह 2 और बी की जगह 0, इसको जोड़िएगा तो 2 आएगा, जो भी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप कोई भी ऑर्डर पेयर को लीजिएगा और उसको जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा वो इस इंटीजर में बिलोंग करेगा ही करेगा, इसमें उस जेड में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सो A+B बिलोंग्स टू जेड, यानी दो इंटीजर को जोड़ने पे जो रिजल्ट आ रहा था वो बिलोंग कर रहा जेड में। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ जो A और B है वो भी तो जेड में ही बिलोंग कर रहा है ना। A और B का जितना वैल्यू है सब जेड में ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखें कि A और B के किसी ही मान के लिए A+B का जो वैल्यू आ रहा है वो जेड में बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं सो बाइनरी स्टार सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। हमको लगता है आपको ये बात समझ में आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला था डिफिनेशन में, एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर किसी सेट में किसी दो एलिमेंट के ऊपर अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो जो नंबर आएगा वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, यही बोला था। तो जैसे यहाँ पे हम दो नंबर लिए -3 और 1, इसके ऊपर जब हम बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म किए तो मेरे पास एक नंबर आया -2, अब -2 इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार फिर हम दो नंबर लिए 2 और 0, इसके ऊपर जब बाइनरी ऑपरेशन को हम परफॉर्म किए तो मेरे पास एक नया नंबर आया 2, जो कि ये भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द सेट ए, इसका एलिमेंट है -1 0 1, कह रहा है डिटरमाइन वेदर ए इज क्लोज्ड अंडर, फर्स्ट में एडिशन और सेकेंड में बोला है मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि आपके पास एक सेट ए है, तो आप पता करिए कि ये जो सेट ए है वो क्या एडिशन के अंदर या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो देखिए बारी बारी से हम चेक करेंगे। पहले हम एडिशन को चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ए के लिए है तो A×A टू सेट ए, और यहाँ पे हो जाएगा स्टार A, B का मतलब A+B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेट ए है -1 0 और 1, तो यहाँ से A×A निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है तो आप A×A आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे -1 को पहले तीनों के साथ रिलेट करिए, तो -1, -1, फिर -1, -0, फिर -1, 1। A×A निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 0 को तीनों के साथ रिलेट करिए, तो 0 -1, फिर 0, 0, फिर 0, 1, फिर 1 को तीनों के साथ रिलेट करिए, तो 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1, इस तरीके से ये हो गया A×A। अब हम देखेंगे कि क्या प्रत्येक ऑर्डर पेयर A+B कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ से कोई ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 और 1 को, -1, 1 बिलोंग्स टू A×A। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हेयर स्टार A, B का मतलब क्या था A+B, ये था ना। अब A की जगह आपको रखना है -1 प्लस और B की जगह आपको रखना है 1, ये दोनों को जब ऐड करिएगा तो आएगा 0। अब देखिए 0 क्या सेट ए में है, तो बिल्कुल 0 सेट ए में है, तो यहाँ हम बोल देंगे 0 बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा कोई और ऑर्डर पेयर को लेकर चेक करिए, जैसे इसको लेकर चेक करते 1, 1 को, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट 1, 1 बिलोंग्स टू A×A। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर
स्टार ए कोमा बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी। यहाँ पे ए का भी मान 1 और बी का भी मान 1, तो 1 प्लस 1, इसको ऐड करिएगा तो 2 आएगा। अब आप देखिए 2 क्या सेट ए में है, देखिए सेट ए में 2 कहाँ है, 3 ही तो एलिमेंट है, -1 0 और 1, तो 2 सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। यानी यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हर एक ऑर्डर पेयर पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और जब हर एक ऑर्डर पेयर पे सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर ये बाइनरी नहीं होगा। यानी जो ए प्लस बी जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो सब ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हियर ए प्लस बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। यानी ए और बी का किसी भी मान सेट ए से लेने पे ए प्लस बी का मान सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ए और बी का कोई भी मान हम सेट ए से ले रहे हैं तो ए प्लस बी का मान सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो ए इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी एडिशन के अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे में एक और क्वेश्चन बोला था कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर यहाँ से उठाइए, जैसे हम इसको ले लेते हैं -1, -1 को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा लेट -1, -1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर स्टार, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्टार ए कोमा बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार ए कोमा बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए का वैल्यू -1 और बी का भी वैल्यू -1, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 आएगा, और जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप किसी भी ऑर्डर पेयर को यहाँ से उठाइए और उसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो 0 आएगा या -1 आएगा या 1 आएगा, यही 3 नंबर आएगा। आप किसी भी ऑर्डर पेयर को लेके और उसको मल्टीप्लाई करिए ना, जैसे 0 × 1 1 आएगा, 1 × -1 -1 आएगा, 1 × 1 1 आएगा। यानी आप किसी भी ऑर्डर पेयर को यहाँ से लीजिएगा तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यही 3 नंबर आएगा, और ये तीनों नंबर सेट ए में बिलोंग कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो क्लोज्ड है, डैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर ए मल्टीप्लिकेशन बी बिलोंग्स टू सेट ए। यानी जो ए मल्टीप्लिकेशन बी करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है सभी ऑर्डर पेयर के लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो ए इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमको लगता है ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कोई दिक्कत है या डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब देखिएगा सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग समझते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। कह रहा है कि ऑपरेशन स्टार किसी भी सेट ए के लिए ऑपरेशन स्टार को हम कॉम्यूटेटिव तभी कहेंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और कंडीशन क्या है कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, और जहाँ ए और बी है जो कि सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में बोल रहा है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है जो सेट क्यू के ऊपर है, और इसको डिफाइन किया है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए क्यू में। तो कह रहा है आप डिटरमाइन करिए यानी पता करिए कि जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है या फिर नहीं है। देखिएगा यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट क्यू के ऊपर डिफाइन है,
तो इसको आप लिख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, और यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले वाला का स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्टार की जगह प्लस आएगा, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको चेक करना है कॉम्यूटेटिव, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव का कंडीशन आपको क्या बताएं कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, यही आपको कंडीशन बताए हैं। हमेशा याद रखिएगा कॉम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, और यहाँ पे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा सेट क्यू से। तो बारी बारी से आपको लेकर चलना है, एक बार LHS को और एक बार RHS को। तो पहले हम LHS को लेकर चल रहे हैं। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ए स्टार बी का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बी स्टार ए निकालिए, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ए स्टार बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले वाला का स्क्वायर और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, अब बीच में प्लस लिखना है। तो बी स्टार ए का मतलब भी तो वही ना होगा, पहले वाले का स्क्वायर डेट मीन्स बी स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर डेट मीन्स ए स्क्वायर, और बीच में आपको प्लस लिखना है, यानी बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ए स्टार बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले वाला का स्क्वायर और दूसरे वाला का स्क्वायर और दोनों के बीच में प्लस दिया है, तो बी स्टार ए का मतलब भी तो वही होगा, पहले वाले का स्क्वायर डेट मीन्स बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर और बीच में प्लस देना है। इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ए स्टार बी का मान आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी स्टार ए का भी मान आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं हियर ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए का। तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज कॉम्यूटेटिव। तो हमेशा कॉम्यूटेटिव में आपको यही चेक करना है कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये कॉम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज एसोसिएटिव इफ, यहाँ पे कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो वो ऑपरेशन जो स्टार है वो सेट ए के लिए एसोसिएटिव हो जाएगा। और कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन बोल रहा है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का। यहाँ पे समझिए ए स्टार बी एक साथ और फिर स्टार सी है, इधर ए स्टार और बी स्टार सी एक साथ है, यानी अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन तो वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, डेट मीन्स वो एसोसिएटिव होगा। तो देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल को, यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट क्यू डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट क्यू। तो कह रहा आप डिटरमाइन करिए यानी पता करिए कि ये जो स्टार है वो एसोसिएटिव है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट क्यू के ऊपर डिफाइन किया है। तो जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू सेट क्यू, और यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी। हमको पता करना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का यहाँ पे हम कंडीशन को लिख लेते हैं। तो ये था ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इस तरीके से। अब देखिए हम एक बार LHS को लेकर चलेंगे और एक बार RHS को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो ये एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले LHS को लेकर चल रहे हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी। तो ध्यान से देखिएगा
देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ए स्टार बी की जगह पुट करिए ए प्लस बी माइनस ए बी। ये हम पुट किए हैं ए स्टार बी की जगह, और उसके बाद स्टार सी है तो स्टार सी को रहने दीजिए। आपको आ रहा बात समझ में? ए स्टार बी का मान यहाँ पे दे रखा था ना, तो ए स्टार बी का ही मान यहाँ पे रखे हैं, और फिर स्टार सी है तो स्टार सी। अब इसके बाद देखिएगा, अब ये जो स्टार आपको दिख रहा है इसके पहले जो जितना भी एलिमेंट है पूरा को मान लीजिए ए, और इसके बाद वाले एलिमेंट को मान लीजिए बी। जैसे यहाँ पे स्टार के पहले वाला ए और बाद वाला बी, तो यहाँ पे वही काम करेंगे। स्टार के पहले जो भी एलिमेंट है सारा को ए मान लीजिए और बाद वाले को बी मान लीजिए। अब ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी माइनस ए बी। ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे, पहले दोनों को जोड़ना है और फिर माइनस करके दोनों को इंटू करके लिखना है। तो पहले दोनों को जोड़िए, तो ये हो जाएगा ए का मान है ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस, और फिर बी का मान है सी। आपको आ रहा बात समझ में? ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, तो ए का मान था ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर प्लस, अब बी का मान है सी, तो यहाँ पे सी पुट हुआ, फिर अब माइनस ए बी। तो ए की जगह फिर पुट करिए ए प्लस बी माइनस ए बी, अब बी की जगह सी आएगा। आपको आ रहा है ना बात समझ में हम किस तरीके से कर रहे हैं? ए की जगह आपको रखना है ये पूरा मान यानी ए प्लस बी माइनस ए बी, और बी की जगह आपको रखना ये सी। वही काम यहाँ पे किए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए कहीं पे दिक्कत ना हो। इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सी से गुना कर दीजिए सब में, तो यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी सी। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटा लीजिए, तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, ब्रैकेट को हटाइएगा तो माइनस ए सी माइनस बी सी और माइनस ए बी सी, इस तरीके से आएगा। इसको अरेंज करके लिख लीजिए, तो हो जाएगा ए प्लस बी, एक प्लस सी है, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस ए बी, सॉरी अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये प्लस ए बी सी होगा, तो प्लस ए बी सी। तो ये आया मेरा एल एच एस, ठीक है। अब आपको आर एच एस को लेके देखना है, फिर देखना है कि क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे आर एच एस है ए स्टार बी स्टार सी, इस तरीके से। अब समझिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए स्टार बी का मतलब था ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक। तो अगर आप बी स्टार सी निकालना चाहें, बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह आपको बी पुट करना है और बी की जगह सी पुट करना है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ए स्टार बी का मतलब दे रखा था ए प्लस बी माइनस ए बी, हमको निकालना है बी स्टार सी, तो ए की जगह आपको बी रखना है और बी की जगह आपको सी रखना है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी, ठीक। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा ए स्टार, अब बी स्टार सी का वैल्यू ये वाला बी प्लस सी माइनस बी सी। अब देखिए स्टार के पहले वाले को ए मान लीजिए और स्टार के बाद वाले को बी मान लीजिए। अब फिर से आपको ए स्टार बी अप्लाई करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ए की जगह ए रखना है और बी की जगह ये पूरा टर्म को रखना है इसमें ए स्टार बी। जैसे ए स्टार बी का मतलब क्या था ए प्लस बी माइनस ए बी, तो आपको ए की जगह जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको ए रखना है, और जहाँ जहाँ आपको बी दिख रहा है वहाँ पे आपको रखना है बी प्लस सी माइनस बी सी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए प्लस और बी की जगह आएगा बी प्लस सी माइनस बी सी। ए प्लस बी है ना यहाँ पे, तो ए की जगह ए और बी की जगह ये पूरा, और फिर माइनस है तो माइनस, और फिर दोनों को इंटू करके लिखिए, तो हो जाएगा ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। आप देख लीजिए इसमें आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी माइनस ए बी था, तो ए की जगह ए पुट हुआ, बी की जगह ये पूरा टर्म पुट हुआ है बी प्लस सी माइनस बी सी, और फिर माइनस है तो माइनस,
अब फिर दोनों को इनटू करके लिखना है। अब यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, और यहाँ पे माइनस ए से सब में मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। अब देखिए क्या एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ रहा है, तो आप देख रहे हैं साफ साफ ये दोनों इक्वल है आपस में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेयर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी का। तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज एसोसिएटिव। तो इस तरीके से आपको एसोसिएटिव चेक करना होगा। अब देखिएगा चौथा प्रॉपर्टी जो कि है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ पे कह रहा है द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज आइडेंटिटी इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन सेट ए। कह रहा है किसी सेट ए के लिए आप ऑपरेशन स्टार को आइडेंटिटी तभी कहिएगा जब उसी सेट ए में कोई एलिमेंट ई एग्जिस्ट कर रहा है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा है सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए इक्वल टू ई स्टार ए। जैसे समझिए बात, जैसे आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए है, ठीक, और तो बोला कि किसी जैसे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन सेट ए के लिए परफॉर्म हो रहा है तो उसमें एक एलिमेंट ई भी मौजूद होना चाहिए। सेट ए में ही एक एलिमेंट ई भी मौजूद, और भी इसमें कोई एलिमेंट रहे या ना रहे। जैसे पहले से एक एलिमेंट ए था तो बोला कि इसमें एक एलिमेंट ई भी मौजूद होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट हो पाएगा, और वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए और साथ ही साथ ई स्टार ए बराबर भी ए आना चाहिए। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस थ्री, और जहाँ ए और बी है जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हमसे बोला आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने, तो आपको पता है पहले आइडेंटिटी जो होता है इसका कंडीशन को लिख लीजिए। तो आइडेंटिटी का कंडीशन क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए और ई स्टार ए इक्वल टू भी ए ही आना चाहिए, यही इसका कंडीशन होता है। तो हम क्या करें, एक बार इधर से लेके चलेंगे और एक बार इधर से लेके चलेंगे दोनों से, और देखेंगे क्या दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे समझिए ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी प्लस थ्री। तो अगर आपको ए स्टार ई निकालना रहे तो हो जाएगा ए प्लस ई प्लस थ्री। जैसे ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस थ्री। अब आपको निकालना है ए स्टार ई, तो आपको ए की जगह तो ए ही रखना है, लेकिन बी की जगह क्या रखना है, ई रखना होगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस ई प्लस थ्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए स्टार ई की जगह हो जाएगा ए प्लस ई प्लस थ्री इक्वल टू ए। अब देखिए ए से ए कट जाएगा तो ई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो बचेगा, तो ई बराबर आएगा माइनस थ्री। अब आपको इस तरफ से भी निकाल कर देखना है कि क्या वही चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑल्सो ए बराबर है ई स्टार ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर, अब देखिए आपको निकालना है ई स्टार ए, तो ए की जगह आपको पुट करना है ई और बी की जगह आपको पुट करना है ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस ए प्लस थ्री। और आपको बात समझ में, ए की जगह ई पुट हुआ और बी की जगह ए पुट हुआ है, ये हो जाएगा ई प्लस ए प्लस थ्री। अब ए से ए कटेगा तो यहाँ बचेगा जीरो इक्वल टू ई प्लस थ्री। थ्री को इधर लाइए तो आप बोल सकते हैं ई बराबर आएगा माइनस थ्री, यानी यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं सो ई बराबर माइनस थ्री इज द आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करना होगा। अब देखिएगा, इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कह रहा है फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, और जहाँ ए बी है वो बिलोंग कर रहा है क्यू माइनस वन, यानी ए और बी का वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन वन को छोड़कर। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पहले आप लिखिए फॉर आइडेंटिटी, यहाँ इसका कंडीशन क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए और ई स्टार ए इक्वल टू भी ए आना चाहिए। तो एक बार हम इसको लेके चलेंगे और एक बार इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ए स्टार ई इक्वल टू ए है, तो ए स्टार बी का मतलब दिया है ए प्लस बी माइनस ए बी। आपको निकालना है ए स्टार ई, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी की जगह ई पुट करना है, ए की जगह ए ही रखना है। तो हो जाएगा ए प्लस ई माइनस ए ई, यहाँ पे पुट करिए ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल टू ए हो जाएगा, ए से ए कटेगा, यहाँ पे ई ले लीजिए कॉमन, तो वन माइनस ए बचेगा इक्वल टू जीरो। तो ई बराबर क्या होगा, ये जो वन माइनस ए है मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी जीरो बट्टा वन माइनस ए, तो ई बराबर जीरो। अब आर एच एस तरफ से चलिए, तो यहाँ पे है ए बराबर ई स्टार ए, तो हो जाएगा ए इक्वल टू, अब ई स्टार ए का मान निकालिए। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी का मतलब था ए प्लस बी माइनस ए बी, हमको निकालना है ई स्टार ए, तो ए की जगह ई रखना है और बी की जगह ए रखना है। ये हो जाएगा ई प्लस ए माइनस ई ए। आ रहा बात समझ में, ए की जगह ई और बी की जगह ए, यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस ए माइनस ई ए से ए कटेगा, यहाँ बचेगा जीरो, इधर से ई ले लीजिए कॉमन, तो वन माइनस ए, वन माइनस ए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं ई बराबर हो जाएगा जीरो बाई वन माइनस ए, दैट मीन्स इक्वल टू जीरो। तो एल एच एस और आर एच एस हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एल एच एस और आर एच एस क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो ई बराबर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं कॉमन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लिखे हैं ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन के लिए, फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए कॉमन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ई का मान यहाँ पे जीरो आएगा। एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई, इसका मान हमेशा जीरो आएगा। कैसे, तो यहाँ पे समझिए, जैसे आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करिएगा तो वही नंबर हमको मिलेगा, और इसके उल्टा भी अगर आप जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करिएगा तो वही नंबर आपको मिलेगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप किसी एलिमेंट के साथ, ठीक है, अगर आप किसी एलिमेंट के साथ किसी आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पे कंबाइन करते हैं या फिर उसके साथ कोई ऑपरेशन करते हैं तो वही एलिमेंट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट था थ्री, इसके साथ एक आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो को हम ऑपरेशन किए एडिशन के रूप में, तो यहाँ पे हमको वही एलिमेंट मिला। और भी आप चेक कर लीजिए, जैसे माइनस फाइव प्लस जीरो रहेगा तब भी क्या आएगा, माइनस फाइव ही आएगा, और जीरो प्लस माइनस फाइव रहेगा तब भी माइनस फाइव ही रिजल्ट आएगा। यानी आप देख रहे हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो वही नंबर हमको मिलेगा, या आप जीरो में किसी नंबर को ऐड करिएगा तो आपको वही नंबर मिलेगा। यानी इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। और यहाँ पे हर हाल में ई का मान कितना आ रहा है, ई का मान जीरो आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं एडिशन के लिए ई का मान जीरो होगा। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा सब्ट्रैक्शन में भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट का मान जीरो ही होगा। जैसे यहाँ भी आप चेक कर लीजिए,
जैसे मान लीजिए 7 लेते हैं, 7 में किसी मतलब 7 में अगर आप 0 को माइनस करिएगा तो 7 ही आएगा, और इधर अगर 0 माइनस 7 करिएगा इधर तो -7 आ जाएगा ना। 0 माइनस 7 -7 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं हो पाएगा। LHS में 7 आएगा जबकि RHS में -7 आ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए E बराबर 0 नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना, एडिशन में तो सेटिस्फाई हो रहा था, LHS और RHS दोनों क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी जो एलिमेंट होगा वो 0 आएगा, ठीक है। और एक देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मान 1 होता है। देखिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, और इसको उलट के भी लिखिएगा 1 इंटू 3, तब भी वही चीज़ आएगा। 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 3 3, LHS RHS बराबर आ रहा है। जैसे -5 इंटू 1 इक्वल टू -5, और 1 इंटू -5 इक्वल टू -5। अरे आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि LHS को सोल्व करने पे और RHS को सोल्व करने पे दोनों मान क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है ना, और यहाँ पे देखिए तो E की जगह कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे E की जगह 1, E की जगह 1 और E की जगह 1। तो हम बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कॉमन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो E इक्वल टू 1 होगा, और एडिशन के लिए E इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और आप डिवीजन में अगर निकालिएगा तो फिर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए करके दिखाते हैं, अगर आप डिवीजन में निकालना चाहें तो 3 डिवाइड 1 और इक्वल टू, तो 3 डिवाइड 1 है तो इसको आप 3/1 लिखिएगा। 3 डिवाइड 1 का मतलब क्या होता है, 3 या डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो 1/1 यानी 3 इंटू 1 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसको जब आप उलट के लिखिएगा 1 डिवाइड 3, तो यहाँ पे 1 डिवाइड 3 का मतलब क्या, 1 डिवाइड 3 तो 1 इंटू 1/3 हो जाएगा ना, यानी 1/3। तो इस तरफ आएगा 3 और इस तरफ आएगा 1/3। देखिए दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, तो डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, सिर्फ एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एडिशन के लिए आपको याद रखना है कॉमन आइडेंटिटी एलिमेंट E बराबर 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए E इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर टेबल में किसी एलिमेंट को अरेंज कर रखा हो और वहाँ पे बोले कि इस टेबल के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे पता करेंगे। जैसे यहाँ पे इसको बोला जाता है रो, और इस तरीके को बोला जाता है कॉलम, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा रो, और ये जो खड़ा खड़ा लाइन है ये हो जाएगा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रो में जो एलिमेंट है वो है ABCD, यही ना आपका रो में है। रो में जो एलिमेंट है वो है ABCD, और कॉलम में भी अगर आप एलिमेंट को देखिए तो इधर भी है ABCD। तो आपको देखना है कि ये जो रो है, रो में कहीं पे ABCD आपको दिख रहा है, तो देखिए ये वाला B में ABCD दिख रहा है। अब फिर आपको कॉलम में भी खोजना है ABCD, तो देखिए इसमें ABCD कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इसमें है। जैसे यहाँ पे रो वाला एलिमेंट में था ABCD, तो हमको देखना है कि किस रो में ABCD हमको मिला है, तो यहाँ पे मिला था हमको सेकेंड रो में। कॉलम में भी था एलिमेंट ABCD, तो हमको देखना है किस कॉलम में ABCD मिला, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंड कॉलम में। तो अब आपको क्या करना है कि ये सेकेंड रो को इस तरीके से काटना है, और ये सेकेंड कॉलम को भी इस तरीके से कट करना है, ठीक। और दोनों को कट करने पे जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा, तो देखिए यहीं पे ना एक दूसरे को दोनों लाइन कट किया है, तो ये कहाँ पे कट गया, B एलिमेंट के पास में। तो यहाँ पे जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो जाएगा B। कैसे निकला आपको बात आ रहा है समझ में, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहीं B एलिमेंट के पास ही तो है ना, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो B हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 को, यहाँ पे है इन्वर्स प्रॉपर्टी।
तो आइए हम लोग समझते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ढंग से पता होना चाहिए, तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज इनवर्स इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन सेट ए। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि सेट ए के लिए आप ऑपरेशन स्टार को इन्वर्स तभी कहिएगा जब उस सेट ए में कोई एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता हो, और साथ ही साथ वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। कंडीशन क्या बोला है, ए स्टार बी इक्वल टू ई होना चाहिए या फिर बी स्टार ए इक्वल टू भी ई होना चाहिए। जैसे समझिए, मान लीजिए सेट ए है, इसमें आपके पास एक एलिमेंट ए है पहले से, तो बोला है कि इसमें एक और एलिमेंट बी भी मौजूद होना चाहिए। और कोई एलिमेंट हो या ना हो इससे मतलब ना है, एक एलिमेंट अगर पहले से ए था तो साथ ही साथ एक एलिमेंट और बी भी इसमें होना चाहिए, और साथ ही साथ ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या बोलता है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई आना चाहिए या फिर बी स्टार ए इक्वल टू भी ई आना चाहिए। और ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट को सोल्व करने पे आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए। और यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जैसे ए स्टार बी बराबर ई लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए है, ठीक है। यानी ये जो बी है वो ए का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। जब भी कहीं पे भी आपको दिखे ए स्टार बी इक्वल टू ई लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए है। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिए हैं ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू। तो कह रहा है राइट द इन्वर्स ऑफ 4। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि एक इंटीजर का सेट है, ठीक है, और उसी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया है। अब बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू से। तो कह रहा है कि आप 4 का इन्वर्स बताइए। देखिए जब भी आपको इन्वर्स निकालना हो तो आपको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर का सेट है, इंटीजर के सेट को जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो ये हो जाएगा स्टार जेड क्रॉस जेड टू जेड, और यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस टू। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट बी फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सेट जेड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेट है वो जेड मतलब इंटीजर के सेट पे डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन। तो इस इंटीजर के सेट जेड के लिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या बताए थे, इसका कंडीशन बताए थे ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो यहाँ से पहले एक बार LHS को लेके चलेंगे और फिर एक बार RHS को लेके चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ए स्टार ई इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे देखिए ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस टू, तो ए स्टार ई का मतलब होगा ए प्लस ई प्लस टू। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ई प्लस टू इक्वल टू ए से ए कटेगा, अब 2 इधर आएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस टू इक्वल टू 0, तो ई बराबर -2। अब RHS तरफ से लेके चलिए, तो यहाँ पे है ए इक्वल टू ई स्टार ए, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, और ई स्टार ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ई स्टार ए, तो ई प्लस ए प्लस टू हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ई प्लस ए प्लस टू। जैसे ए स्टार बी का मतलब था ए प्लस बी प्लस टू,
हमको निकालना है ई स्टार ए, तो आपको ए की जगह ई रखना होगा और बी की जगह ए रखना होगा। तो ये हो जाएगा ई प्लस ए प्लस टू, ए से ए कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल टू ई प्लस टू, 2 को इधर लाइए, ई बराबर आएगा -2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, यानी सो हम बोल सकते हैं ई बराबर -2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमको निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इन्वर्स ऑफ 4, 4 का इन्वर्स क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं फॉर इन्वर्स। इन्वर्स के लिए कंडीशन क्या था, तो इसका कंडीशन था ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, और यहाँ पे साथ में लिख लीजिए वेयर बी इज इन्वर्स ऑफ ए, जहाँ जो बी है वो ए का क्या है, इन्वर्स है, यानी जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट का इन्वर्स है। तो हमसे यहाँ पे बोला था 4 का इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ 4 ही पूछा है ना, यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड इन्वर्स ऑफ 4, 4 का इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए 4 का इन्वर्स जो भी होगा मतलब कोई तो नंबर ही आएगा, 4 का इन्वर्स क्या आएगा, कोई नंबर ही आएगा। और इस कंडीशन में अगर आप देखिए तो इस कंडीशन में ये जो एलिमेंट बी है इसी को इन्वर्स माना जाता है ए का। तो हम मान लेते हैं कि जो 4 का इन्वर्स है वो क्या है, बी है। जैसे यहाँ पे 4 का इन्वर्स कोई नंबर ही आएगा ना, तो हम उस नंबर को बी मान रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे समझिए हम मान लेते हैं लेट बी इज द इन्वर्स ऑफ 4, और हम बी ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में बी को ही ए का इन्वर्स माना जाता है। तो इसी कारण हम मान लिए कि 4 का इन्वर्स क्या है, बी है। तो यहाँ पे जो 4 है वो किसी का काम करेगा, 4 ए का काम करेगा, नहीं करेगा। जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ई रहता है, इसका मतलब होता है बी इज इन्वर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे बी इज इन्वर्स ऑफ 4 है, तो अगर इसको इस तरीके से बोलना चाहें तो आप बोलिएगा बी इज इन्वर्स ऑफ ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझ आ रहा है। जैसे 4 के इन्वर्स को हम बी मान लिए तो 4 किसी का काम करेगा, ए का काम करेगा। जैसे ए स्टार बी बराबर ई का मतलब ए का इन्वर्स कौन है, बी है, ए का इन्वर्स बी है। तो उसी प्रकार 4 का इन्वर्स यहाँ पे हम बी माने हैं तो 4 ए का काम करेगा। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन को लेके चलेंगे, एक बार LHS को और एक बार RHS को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए स्टार बी इक्वल टू ई है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए स्टार बी का मतलब था ए प्लस बी प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2। अच्छा ए का वैल्यू है ना यहाँ पे मेरे पास, ए का वैल्यू कितना 4 है ना, यहाँ पे रख दीजिए पहले। ये हो जाएगा 4 स्टार बी इक्वल टू आई का वैल्यू -2 निकाले थे तो यहाँ पे -2। तो 4 स्टार बी का मतलब क्या होगा, 4 स्टार बी का मतलब हो जाएगा 4 प्लस बी प्लस 2। सिर्फ आपको ए की जगह 4 पुट करना है, बी की जगह बी ही रखना है। तो यहाँ पे ए की जगह 4 आ गया और बी की जगह बी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आएगा 6, 6 को उधर भेजिएगा तो बी का मान आएगा -8। अब हम लोग RHS को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे है ई इक्वल टू बी स्टार ए, ई का वैल्यू आया था -2, बी हमको निकालना है और ए की जगह 4। अब बी स्टार ए का मान निकाल लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, सॉरी बी स्टार ए नहीं है, बी स्टार 4 है। तो ए की जगह बी रखना है, बी की जगह 4 रखना है। तो ये हो जाएगा बी प्लस 4 और प्लस 2 पहले से था तो +2 लिखना होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस 2, हमको निकालना है बी स्टार 4। तो ए की जगह बी, बी की जगह 4। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह बी रखें, बी की जगह 4 रखें। तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू बी प्लस 4 और +2। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए 4 और +2 को ऐड करिएगा तो 6 आएगा, और 6 इधर में आके -6 हो जाएगा, और -6 -2 -8 आएगा। यानी दोनों तरफ b का वैल्यू क्या आ रहा है, -8 ही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा हेंस -8 इज द
इनवर्स ऑफ 4, यानी 4 का जो इन्वर्स आएगा वो आएगा -8। चलिए इसको हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा इन्वर्स। तो यहाँ पे कह रहा है ऑन द सेट Q -1 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस AB देन इनवर्स ऑफ 10 इज। देखिए यहाँ पे सेट दिया है Q -1, इसका मतलब होता है Q का मतलब रेशनल नंबर, तो आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं सिर्फ -1 को छोड़कर, ठीक है। यानी -1 आपको नहीं लेना है, उसके अलावा आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। अब बोला है कि इसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, और यहाँ पे A स्टार B का मतलब है A प्लस B प्लस AB। तो आपसे पूछा है कि 10 का इन्वर्स क्या होगा। तो देखिएगा, अगर आप इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा Q -1 क्रॉस Q -1 टू Q -1, ऐसे ना लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट बी फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन Q -1। देखिए जब भी आपको इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहले आपको निकालना होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखिए फॉर आइडेंटिटी, इसका कंडीशन क्या था, A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, यही इसका कंडीशन था। तो देखिएगा पहले हम लोग LHS को लेके चलेंगे, और यहाँ पे लिख लीजिए A स्टार B का मतलब क्या था, A प्लस B प्लस AB। तो LHS को लेके चलिए, तो A स्टार E इक्वल टू A है, तो A स्टार B का मतलब A प्लस B प्लस AB। तो A स्टार E का मतलब क्या होगा, A प्लस E प्लस AE। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस E प्लस AE इक्वल टू A होगा। अब देखिए A से A कटेगा, तो यहाँ पे E ले लीजिए कॉमन, इधर में बचेगा 0, तो E बराबर हो जाएगा 0/1 प्लस A। डेट मीन्स E का मान 0 आएगा। RHS तरफ से देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे है A इक्वल टू E स्टार A। तो यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू E स्टार A का मतलब क्या होगा, तो देखिए अगर E स्टार A निकालना है तो पहले यहाँ पे A की जगह E पुट करना होगा और B की जगह A पुट करना होगा, और यहाँ पे हो जाएगा EA। अरे A की जगह E रखना है और B की जगह A रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा E प्लस A प्लस EA। A से A कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल टू, इधर से E ले लीजिए कॉमन, तो 1 प्लस A। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 0/1 प्लस A, डेट मीन्स E बराबर 0। तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो E बराबर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे इनवर्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिए फॉर इनवर्स। इनवर्स के लिए कंडीशन क्या बताए थे, इनवर्स के लिए कंडीशन था A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A, यही कंडीशन था इनवर्स का, इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और A स्टार B इक्वल टू E का मतलब क्या होता है, B इज इनवर्स ऑफ A। इसका मतलब A स्टार B का मतलब B इज इनवर्स ऑफ A। हमको यहाँ पे 10 का इनवर्स निकालना था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ 10। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो 10 का इनवर्स निकालना है, तो आप मान लीजिए कि 10 का इनवर्स B है, ठीक है। 10 का इनवर्स कोई नंबर आएगा ना, तो हम उसको मान लेते हैं B। लेट B इज द इनवर्स ऑफ 10, ठीक। मान लें कि जो B है वो 10 का क्या है, इनवर्स है, तो यहाँ पे जो 10 है वो A का काम करेगा, 10 है जो A का काम करेगा।
जैसे b जिस नंबर का इन्वर्स होता है उस नंबर को a माना जाता है, तो यहाँ पे b है जो 10 का इन्वर्स है, तो 10 को a माना जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन पे आइए, पहले हम लोग LHS को लेके चलेंगे। तो a स्टार b इक्वल टू ई है, a का मान 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टार b की जगह b, और e का मान यहाँ पे देखिए 0 है ना, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब 10 स्टार b का मान बताइए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a स्टार b का मतलब था a प्लस b प्लस ए बी। तो अगर आपको 10 स्टार b का मान निकालना है तो a की जगह 10 रखना होगा, तो 10 प्लस b की जगह b ही रखना है, ये हो जाएगा 10 इंटू बी। तो यहाँ पे इसको पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 10b आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 10 को इधर लेके जाइए, ये दोनों को ऐड करिए, तो b प्लस 10b 11b, ये 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा, डेट मीन्स b का वैल्यू आएगा -10/11। अब RHS तरफ से भी लेके सोल्व करिए, क्या वहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा RHS में है e इक्वल टू बी स्टार ए, e इक्वल टू है बी स्टार ए, तो यहाँ पे हो जाएगा e का मान 0 आया था, b हमको निकालना है, और a का मान 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू, और b स्टार 10 का मान यहाँ से निकाल लीजिए, b स्टार 10, तो a की जगह आपको b रखना है और b की जगह आपको 10 रखना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, a की जगह आपको b रखना है और b की जगह 10 रखना है, और यहाँ पे भी a की जगह b और b की जगह 10, यानी ये आएगा b प्लस 10 प्लस 10b, ये आएगा b प्लस 10 प्लस 10b। 10 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा -10, अब b प्लस 10b तो 11b आएगा। तो यहाँ से बताइए b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा -10/11। यहाँ पे आप देखिए दोनों तरफ से मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेंस -10/11 इज द इनवर्स ऑफ 10, यानी 10 का जो इन्वर्स आएगा वो आएगा -10/11। तो यही था इन्वर्स प्रॉपर्टी। हमको लगता है ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए। अब देखिएगा छठा प्रॉपर्टी जो कि है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसको समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज आइडेम्पोटेंट इफ ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। देखिए इसको आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी सेट ए के लिए अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आइडेम्पोटेंट तभी होगा जब ए स्टार ए इक्वल टू ए ही आना चाहिए, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम लोग समझेंगे सातवां प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, करा कि द ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज डिस्ट्रीब्यूटिव। करा किसी सेट ए के लिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार को हम डिस्ट्रीब्यूटिव तभी कहेंगे जब वो इस कंडीशन को फॉलो करे। और यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बोलता है, यहाँ पे इसका पहला कंडीशन है ए स्टार बी प्लस सी। तो इसको आप लिखिएगा ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी, यानी कहने का मतलब है कि ए स्टार को एक बार बी के साथ फिर ए स्टार को एक बार सी के साथ परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हो गया ए स्टार बी, फिर प्लस था तो प्लस, फिर ए स्टार सी। और इसी का सेकंड कंडीशन होता है बी प्लस सी स्टार ए रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्टार ए है इसको एक बार बी के साथ, और ये जो स्टार ए है इसको एक बार सी के साथ। तो ये हो जाता है बी स्टार ए प्लस सी स्टार ए, यही ना होगा। अरे स्टार ए को बी के साथ करिएगा तो बी स्टार ए, और फिर इसको सी के साथ करिएगा तो सी स्टार ए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये जो पहला कंडीशन था इसमें ए स्टार जो था, मतलब ये जो ए है ये स्टार के लेफ्ट साइड तरफ है, यहाँ पे जो ए है वो स्टार के लेफ्ट साइड तरफ है।
तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोलते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो ए है वो स्टार के राइट साइड तरफ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आपको आ रहा है बात समझ में? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि जो ए स्टार होता है वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ। हालांकि ए जो था यहाँ पे लेफ्ट साइड में था, तो इसी कारण इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोला गया। और यहाँ पे भी ए है जो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ। और हालांकि यहाँ पे ए है जो राइट साइड में था, तो इसी कारण इसको हम लोग बोल रहे हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है। और यहाँ पे जो ए बी और सी है वो बिलोंग्स करेगा सेट ए में। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हियर स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर प्लस, यानी स्टार है जो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहाँ पे देखिए ना, प्लस के एक बार लेफ्ट में स्टार आया, एक बार राइट में स्टार आया। और इसमें भी देखिए तो प्लस के एक बार लेफ्ट में स्टार आया और एक बार राइट साइड। तो यहाँ पे इसी को लिखा गया है कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर प्लस। तो यही था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 8 जो कि है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। करा द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज कैंसिलेशन। किसी सेट ए के लिए ऑपरेशन स्टार को हम कैंसिलेशन तभी कहेंगे जब यहाँ पे देखिए करा है कि ए स्टार बी इक्वल हो ए स्टार सी का। ठीक है, ए स्टार बी इक्वल हो ए स्टार सी का। तो यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो गया तो बचा है बी और सी, तो बी बराबर सी आएगा। और सेकंड में है बी स्टार ए इक्वल है सी स्टार ए का। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल होगा तो बचेगा बी और सी, तो यहाँ पे भी आएगा बी इक्वल टू सी। सिर्फ अंतर यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे स्टार के लेफ्ट साइड में ए है, यहाँ पे दोनों तरफ देखिए ये जो ए है वो स्टार के लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। ध्यान में रहेगा ये बात। यहाँ पे जो ए है वो स्टार के लेफ्ट साइड में है, दोनों तरफ देखिए लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन। और इसमें आप देखिए स्टार के राइट साइड में ए है, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी स्टार के राइट साइड में ए है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट कैंसिलेशन। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो ए बी और सी है वो बिलोंग करेगा सेट ए से। तो यही था कैंसिलेशन प्रॉपर्टी।